नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर अगला वीडियो लेकर उपस्थित हैं। अभी तक हम लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कृत लघु नाटक अंधेर नगरी की मूल कथा या ये कहिए मूल स्क्रिप्ट का वाचन किया, जो 2 भागों में प्रेषित है। जो विद्यार्थी नहीं सुन पाए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, वे जो है ग्रुप पर जाकर या लिंक पर जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बार बार नहीं कहना है, आप लोग स्वयं पढ़िए और सभी सहपाठियों को पढ़ाइए और उनको लिंक भेजिए, उनसे कहिए कि चैनल सब्सक्राइब करें और जिससे उनको जो है प्रतिदिन पढ़ाए जाने वाले वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। आज हम जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कृत लघु नाटक अंधेर नगरी में क्या क्या प्रश्न आपकी परीक्षा उपयोगी है, कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन से बिंदुओं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनकी बात करेंगे और उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए हम बात करते हैं अंधेर नगरी में लघु नाटक में से क्या क्या आपके परीक्षा में आ सकता है। चलिए, तो अंधेर नगरी नाटक में सर्वप्रथम जो बिंदु है कथासार। ये कथासार से मतलब कथानक, यानी अंधेर नगरी नाटक का कथासार आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। दूसरा जो बिंदु है जहां से प्रश्न बनेंगे वो है पात्र परिकल्पना एवं चारित्रिक विशेषताएं, यानी जो पात्र हैं किस आधार पर जो है कितने पात्रों का चयन भारतेंदु जी ने किया है और उनकी क्या क्या उन पात्रों के चरित्र की विशेषताएं क्या क्या हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तीसरी बात जो है भाषा शैली एवं कथोपकथन, या इसी को हम बोल सकते हैं भाषा शैली अथवा संवाद, यानी भाषा शैली किस तरह की है नाटक की और संवाद योजना किस तरह की है, ये आपकी परीक्षा उपयोगी है। इस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और चौथी बात है रस। मैंने आपको भी पहले कहा था कि चूंकि नाटक को संस्कृत साहित्यकारों ने दृश्य काव्य भी कहा है, इसलिए नाटकों में विविध प्रकार की रसों की व्युत्पत्ति हुई है और वो रस क्या है उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और भारतेंदु जी हरिश्चंद्र द्वारा कृत लघु नाटक अंधेर नगरी में किस तरह के रसों का प्रयोग हुआ है उसकी भी बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं कथासार पर। कथासार में 2 तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आ सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कृत नाटक अंधेर नगरी के संपूर्ण कथा का सार अपने शब्दों में लिखिए। यह आ सकता है एक प्रश्न। या इसी प्रश्न को दूसरी तरह से पूछ सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कृत लघु नाटक अंधेर नगरी में कथानक पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न बन सकता है। तीसरा प्रश्न बन सकता है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कृत अंधेर नगरी के प्रथम दृश्य या द्वितीय दृश्य या तृतीय दृश्य या चतुर्थ दृश्य या पंचम दृश्य या षष्ठम दृश्य का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। ये लघु प्रश्न में भी आ सकता है और दीर्घ उत्तरीय में भी आ सकता है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कथासार में, कथानक में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कृत नाटक अंधेर नगरी में की कथासार की। तो अंधेर नगरी का कथासार जो कि मैं अब यहाँ से आपको बताऊंगा, आप भी उसको जो है अपने शब्दों में लिख सकते हैं या यहीं से जो मैं बता रहा हूँ वो सुन के लिख सकते हैं। तो सबसे पहले नाटक जो है एक दृष्टांत की तरह है और उसका संक्षिप्त सार अपन को प्रस्तुत करना है कथानक में। नाटक शुरू होता है कहाँ से? एक महंत अपने 2 चेलों के साथ जो है
जिनके नाम गोवर्धन दास और नारायण दास हैं, के भजन गाते हुए प्रवेश करते हैं। फिर वो एक सुंदर भव्य नगर में जाते हैं, जहाँ पर एक महंत अपने चेलों को भिक्षाटन के लिए नगर में भेजता है। एक को पूर्व दिशा में जाने के लिए कहते हैं, एक को पश्चिम दिशा में जाने के लिए। और जो गोवर्धन दास उनका शिष्य है महंत जी का, वो आश्वासन देता है कि लोग मालदार हैं और वह पर्याप्त भिक्षा लेकर लौटेगा। तो महंत जी उसको उपदेश भी देते हैं कि लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ पाप का मूल होता है। और यहाँ पर एक दोहा भी आया है। इसके बाद दूसरा दृश्य जो है वो बाजार का है। यहाँ पर सब तरह के माल बेचने वाले हैं, दुकानदार हैं, जैसे चने जोड़ गरम वाला घासीराम है, साग सब्जी फल बेचने वाली कुंजड़िन है, तरह तरह की मिठाइयाँ बेचने वाला हलवाई है, कबाब बेचने वाला है, मेवा बेचने वाला अफगान है, चूरन बेचने वाला है, मछली बेचने वाली है, और परचून की दुकान करने वाला बनिया भी जो है भी प्रत्येक दुकानदार अपने अपने सामान को आवाज लगाकर अपने व्यवसाय को विशिष्ट लहजे में बेच रहे हैं। इस दृश्य में जो है लेखक ने बड़ा ही दर्शन, या ये कहिए कि भारतीय उस समय की संस्कृति का दर्शन करवाया है। पर एक तो सबसे बड़ी बात, एक दर्शन जो है वो इसमें संपूर्ण देश समाया हुआ है। दूसरी जो है यहाँ पे संस्कृति और सभ्यता की झलक मिलती है। और तीसरी जो चीज है, इसमें तात्कालिक शासन व्यवस्था पर और सरकार की, उस समय की सरकार की आर्थिक शोषण एवं अंधी नीतियों पर प्रहार किया है। मूल बात इसमें जो बताई गई है वो ये बताई गई है कि हर एक चीज एक भाव है, टके सेर में मिलती है। चाहे भाजी और खाजा हो, चाहे मिठाई हो, सब कुछ एक भाव मिल रहा है। और बंगाली है, जुलाहा है, बीबी गफरून है, अफगान है, मंदिर का भितरिया है, वेश्या है, रिश्वत लेने वाले सरकारी कर्मचारी हैं, नाटककार हैं, महाजन हैं, व्यापारी हैं, बनिए हैं, एडिटर हैं, अंग्रेज शासक हैं, पुलिसकर्मी हैं, लंपटेवक हैं, सभी हैं। लेकिन सब कैसे हैं? एक भाव, टके सेर, अर्थात यानी सभी को एक दृष्टि से देखा जाता है। कोई जो है भेदभाव नहीं है, कोई नजरिया नहीं है किसी के प्रति। ये बात जो है लेखक ने इस दृश्य में विविध प्रकार की जो ये बेचने वाले हैं उनके माध्यम से बताई है। यानी हम ये कहें कि भारतेंदु जी ने तात्कालिक व्यवस्था पर, तात्कालिक अंग्रेजी सरकार पर मीठी छुरी से व्यंग किया है, जिससे इसमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि इस विरोध पर अंग्रेज भारतेंदु जी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं, और विरोध का विरोध हो गया है, विरोध भी हो गया है। इसके बाद इसी में ब्राह्मणों की भी खबर ली गई है। जैसे टके के वास्ते जैसी व्यवस्था मांगी जाए वो वैसी व्यवस्था देने के लिए तैयार है, झूठ को सच करने के लिए तैयार है, धर्म प्रतिष्ठा सभी बेचने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि झूठी गवाही देने के लिए भी तैयार है। गोवर्धन, अगले दृश्य में क्या होता है, गोवर्धन नगर में जाता है। यहाँ पर वह हर एक चीज जो है टके सेर बिक रही है, यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। और उत्सुकतावश वह जो है नगर और वहाँ की राजा का नाम पूछता है। तो हलवाई उसको बताता है कि राजा का नाम चौपट राजा है तथा नगर का नाम अंधेर नगरी है। उसे लगता है, गोवर्धन दास को लगता है कि यहाँ तो बड़ा आनंद है, और भिक्षा में जो 7 पैसे प्राप्त हुए उससे वो ढेर सारी मिठाइयाँ खरीदता है और पेट भरकर खाता है, और फिर जो बचा रहता है उसे नाचता गाता जंगल में अपने गुरुजी के पास ले जाता है और अपने गुरुजी को फिर सारी बात बताता है। और उनसे भी, गुरुजी से और अपने उस दूसरे साथी से उसी नगर में रहने की जिद करता है, आग्रह करता है। लेकिन महंत जी उसे समझाते हैं कि ऐसी नगरी में नहीं रहना चाहिए
जहाँ पर सभी एक दाम पर बिकता हो। लेकिन जो है गोवर्धन दास लोभ, मोह, लालच के बस होकर वहीं रहने की जिद करता है और महंत फिर जब वह नहीं समझता है तो महंत जी उसे वहां छोड़कर चले जाते हैं। अगला दृश्य जो है वो राजा के दरबार का है। यहाँ पर राजा का वर्णन किया गया है। राजा पथिक है, मूर्ख है, शराबी है, डरपोक है, कायर है, फूहड़ है और दूसरी उसके जो मंत्री है वो खुशामद खोर है और शराब पिलाने वाला एक सेवक है। ये सब हुए हैं। इसी बीच में एक फरियाद लेकर आता है जो बताता है कि उसकी बकरी कल्लू बनी है कि दीवार गिरने से मर गई है। उसका न्याय मांगता है वो। तो अपराधी को दंड देने के लिए तथा बकरी के मरने के कारण मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसा वो कहता है। लेकिन राजा की मूर्खता के कारण अपराधी का तो पता नहीं चलता है, लेकिन अनेक व्यक्तियों को अपराधी मानकर दरबार में प्रस्तुत किया जाता है। बनिया को, कारीगर को, चूना बनाने वाले को, भिस्ती को, कसाई को, गडरिया को और कोतवाल को, सभी उपस्थित होते हैं। लेकिन एक दूसरे पर आरोप मढ़कर वे सब कोतवाल को छोड़कर बाकी सब अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर देते हैं। तो अंत में राजा की मूर्खता के कारण बकरी की हत्या का अपराध कोतवाल के सर जाता है और उसे फांसी देकर, फांसी की सजा सुनाकर दरबार बर्खास्त कर दिया जाता है। फरियाद अगर हम देखें तो फरियादी की फरियाद पूरी नहीं होती, ना तो उसे मुआवजा मिलता है और ना ही सही न्याय होता है। अगला दृश्य जंगल का है। गोवर्धन दास जंगल में मिठाई खा रहा है। मिठाई खाकर वह मोटा हो जाता है। बड़े आनंद से सोने और खाने में और गाने में अपना समय बिता रहा है और दृश्य का आरंभ जैसे ही दृश्य का आरंभ होता है वह हर्षोल्लास से गीत गाता है। यह गीत सामान्य गीत नहीं है, या ये कहें कि इसकी योजना केवल दर्शकों को मनोरंजन करने के लिए नहीं की गई है। इस गीत के द्वारा लेखक ने तात्कालिक समाज में व्याप्त कुरीतियों, अव्यवस्थाओं और नैतिक पतन की ओर इशारा किया है। वहाँ नीच ऊंच में, पंडित मूर्ख में, वैश्या गृहलक्ष्मी में, सत्यवादी और झूठे में कोई अंतर नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ सत्यवादी, पंडित, चरित्रवान लोग मारे मारे फिरते हैं और धूर्त, कपटी, प्रपंची मजे करते हैं। लोगों में आडंबर और दिखावा है, कथनी और करनी में अंतर है। राजा को विदेश में रहने वाला विधर्मी तथा अन्यायी बताकर लेखक ने अंग्रेजों की ओर इशारा किया है। गोवर्धन दास को मिठाई खा खाकर मोटा था, चैन की नींद सोते तथा यह कहते दिखाकर कि माना कि देश बहुत बुरा है पर अपना क्या, अपने किसी काज में थोड़े है कि कुछ डर है। साधु महात्माओं, पंडित पुजारियों की अकर्मण्यता एवं देश के प्रति उदासीनता का पर्दाफाश किया है और उन्होंने समाज को सचेत रहने का संकेत दिया है कि सभी प्रकार के समाज को विदेशी दासता के प्रति सतर्क रहना चाहिए। और दृश्य में क्या होता है, कोतवाल को फांसी की सजा सुना दी गई है। जब सिपाही उसको पास ले गए और जो है रस्सी का फंदा बांधा तो फंदा बड़ा निकला, जबकि कोतवाल की गर्दन पतली तो उसे फांसी नहीं दी जा सकी। जब राजा को यह सूचना दी गई तो उसने कोतवाल को मुक्त करके उसके स्थान पर किसी मोटे व्यक्ति को या जिसकी गले में फंदा आ जाए उसको फांसी चढ़ाने का आदेश दिया। तब जो है वो सैनिक खोजते खोजते जो है जंगल पहुंच जाते हैं। वहां से गोवर्धन दास को पकड़ लाते हैं। वह बहुत दुहाई देता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, स्वयं को निरपराध बताता है। लेकिन जो है जो सैनिक तो कहते हैं हुक्मबंदी है, वही करेंगे जो राजा का हुक्म है, उसकी एक भी नहीं सुनते। लेखक ने यहाँ सिपाही के मुंह से यह कहलवाकर कि नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता नहीं, फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की दुर्दशा है, समाज की विकृति और न्याय व्यवस्था पर कटाक्ष किया है।
अंतिम दृश्य में फांसी के तख्ते की ओर ले जाते हुए गोवर्धन दास रोता है, गिड़गिड़ाता है, दया की भीख मांगता है, पर कुछ नहीं होता। तो वह अपने गुरु का स्मरण करता है। गुरु जी प्रकट हो जाते हैं और गोवर्धन के कान में मंत्र फूंकते हैं। वह मंत्र यह है कि इस शुभ मुहूर्त में, इस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। यह सुनकर सब में प्रतियोगिता होने लगती है कि हम फांसी पर चढ़ेंगे, हम फांसी पर चढ़ेंगे। अंततः राजा कहता है कि चुप रहो सब लोग, राजा के होते और कौन वैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ। और राजा के आदेश के अनुसार उसे ही फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया जाता है। और इसी महंत जी की उक्ति, जहां न धर्म न बुद्धि नाह, नीत न सुजान समाज, ते ऐसे ही आप ही हंसे जैसे चौपट राज, के साथ ही नाटक का अंत हो जाता है, अर्थात नाटक समाप्त हो जाता है। ये कथासार है दोस्तों, ये कथासार है। ऐसे हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कृत नाटक अंधेर नगरी का कथानक भी कह सकते हैं, कथानक में भी लिख सकते हैं, इसलिए आप लोग लिख सकते हैं। अब आगे जो पात्र परिकल्पना एवं चारित्रिक विशेषताएं, भाषा शैली एवं कथन और रस, इनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो देखें और जहां जो समझ में ना आए आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, तो आपको पर्सनली या फोन करके या जो है उन बिंदुओं को लेकर दूसरा वीडियो बनाकर उन बिंदुओं का समाधान किया जाएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक भी, जो जितने भी वीडियो डलते हैं सब लाइक करें, उन पर कमेंट्स करें, अपनी प्रतिक्रिया दें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। ये आपका भी काम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।